जाती है मूड पे। नमस्कार एमपी, आप सभी का स्वागत है आज के सजीव फोन इन प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ मोनिका। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये कार्यक्रम नमस्कार एमपी आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम है। सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार इस कार्यक्रम को प्रसारित किया जाता है। सजीव फोन इन कार्यक्रम है और हमारा यही प्रयास रहता है कि बहुत सारे विषय आपके लिए लेकर आए और अलग अलग विषयों पर ऐसी चर्चाएं आपके साथ करें जिससे आपको और हमें ढेर सारी जानकारी भी प्राप्त हो सके। आज भी हमारा यही प्रयत्न है, इसलिए हम एक नहीं बल्कि दो ऐसे खास विषय लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें हम बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स से। और जैसा कि आप जानते हैं कि आप भी पूछ सकते हैं उनसे सवाल, इसलिए जल्दी से नोट कर लीजिए हमारे फोन नंबर्स। हमारे नंबर्स हैं 0755266049 और हमारा टोल फ्री नंबर है 1800233040। इन नंबर्स पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आज के विषय से संबंधित प्रश्न अवश्य ही पूछ सकते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्नों का जवाब अवश्य ही मिलेगा। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या है आज की तिथि। आज की तिथि हम आपको बता दें, आज है विक्रम संवत सन 2079 के आघन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। तदनुसार 22 नवंबर 2022 दिन है मंगलवार का दिन है। और जैसा कि हम सभी बताते हैं, जानते हैं कि हिंदी पंचांग के अनुसार हम आपको तिथि बताते हैं, तो त्रयोदशी तो है ही, 13वीं तिथि तो है ही, लेकिन आज साथ ही साथ 14 भी है। आज दो तिथियां जो है एक साथ पड़ रही हैं और कल जो है ये जो 15 दिन का होता है ना हिंदी कैलेंडर, उसका समापन होने वाला है। कृष्ण पक्ष का अमावस्या कल आने वाली है। तो ये तो हो गई आज की तिथि की बात। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है आज का विचार, क्योंकि विचार के साथ करते हैं हम कार्यक्रम की शुरुआत। कार्यक्रम में एक अच्छे विचार को लेकर चलते हैं, तो देख लेते हैं आज का विचार। आज का विचार है, जीवन में भ्रमण करना अति आवश्यक है। यदि हम भ्रमण करेंगे, दुनिया को देखेंगे, वही सारा चीज़ें जो हैं हमारे साथ जाएंगी और इकट्ठा की हुई पूंजी जो है ना वो सब यहीं रह जाएगी। इसलिए हमें जीवन में भ्रमण करते रहना चाहिए, घूमना चाहिए, दुनिया को देखना चाहिए, देश को जानना चाहिए, समझना चाहिए, संस्कृतियों के बारे में जानना चाहिए। क्योंकि लोग कहते तो हैं कि हम बहुत कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन इकट्ठा की हुई सारी चीज़ें सच में यहीं रह जाएंगी। हमारे साथ घूमी हुई चीज़ें, हमने जो देखी हैं चीज़ें, वो हमारे साथ स्मरण के रूप में हमारे साथ जाएंगी। तो ये तो हो गया आज का विचार। आइए अब देखते हैं कि आज के दिन इतिहास में कौन कौन सी खास घटनाएं घटित हुई थी। तो आज का इतिहास भी हम जान लेते हैं। 2007 में ब्रिटेन में अवैध प्रवासी की समस्या पर काबू पाने के लिए कड़ी घोषणाएं की गई थी। 2002 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के आयोजन के विरोध में नाइजीरिया में भड़के दंगे में सैकड़ों लोग मारे गए थे। 1998 में बांग्लादेश की विवादास्पद लेखिका तस्लीम नसरीन ने ढाका की अदालत में आत्मसमर्पण किया था। 1997 में भारत की डायना हेडन विश्व कप सुंदरी बनी थी। 1990 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर द्वारा त्यागपत्र की घोषणा की गई थी। 1975 में जुआन कार्लोस स्पेन के राजा बने थे। 1971 में भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे की हवाई सीमाओं का उल्लंघन किया और दोनों के बीच हवाई संघर्ष शुरू हुआ था। 1968 में मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु करने के प्रस्ताव को लोकसभा से स्वीकृति मिल गई थी। और 1920 में 1920 में हकीम अजमल खान जामिया के पहले चांसलर बने थे। तो ये तो हो गई आज के इतिहास की बात कि आज के दिन इतिहास में कौन कौन सी खास घटनाएं घटित हुई थी। आइए अब आपको बता देते हैं कि क्या है हमारा आज का विषय, क्योंकि आज का विषय भी बेहद खास है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि 19 से लेके 25 नवंबर तक विश्व धरोहर सप्ताह चल रहा है। तो विश्व धरोहर सप्ताह पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज दूसरा जो हमारा विषय है वो विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। ये क्या होता है, इसके क्या लाभ हैं, किन किन चीज़ों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल किया जाता है, इन सारी बातों को आज हम जानेंगे, समझेंगे। साथ ही साथ जैसा कि हमने आपको बताया ही है कि कार्यक्रम में एक पूरा गुलदस्ता लेकर आते हैं हम आपके लिए। बहुत सारी खास चीज़ें होती हैं, मनोरंजन का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। इसलिए कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद है बहुत ही अच्छी गायिका। यदि आप उनकी आवाज़ सुनेंगे तो आपको लगेगा सच में आज कार्यक्रम में आनंद ही आ गया। स्वागत करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको मिलवा भी देती हूँ हमारे
हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं नीलिमा शर्मा जी। नमस्कार नीलिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर यतीन्द्र साहू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात करने वाले हैं। और पीके मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आप रीजनल डायरेक्टर हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। तो ये आज कुछ खास विषय हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स आप फिर से जल्दी से नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको विषय पता पड़ गए हैं। यदि आपके मन में भी किसी तरह की कोई जिज्ञासा है आज के विषयों को लेकर, तो आप अवश्य ही कॉल कीजिएगा। हमारे नंबर्स हैं 0755266049 और हमारा टोल फ्री नंबर है 1800233040। आइए, 19 से 25 नवंबर तक ये सप्ताह मनाया जाता है, विश्व धरोहर सप्ताह। लेकिन क्यों मनाया जाता है, कब से हुई इसकी शुरुआत, आइए जानते हैं प्रदीप कुमार मिश्रा जी से। सर, सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे ही करना चाहूंगी कि ये जो सप्ताह मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब से हुई? जी, ये इसको जानने के लिए थोड़ा सा और पीछे आपको जाना होगा। बिल्कुल। सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक पूरी विश्व व्यवस्था के संचालन के लिए एक संस्था है जी। और उसकी एक आनुषंगिक संस्था है यूनेस्को जी। जो सांस्कृतिक गतिविधियों को की देखरेख करती है, उसके संरक्षण के लिए कार्य करती जी। है। 1972 में एक रेजोल्यूशन पास किया गया और उसमें ये आवश्यकता जताई गई कि विश्व भर में फैले हुए जो मानव निर्मित धरोहरें हैं जी। और जो प्राकृतिक धरोहरें हैं उनको संरक्षित किया जाए, ताकि अगली पीढ़ी को इसको स्थानांतरित किया जा सके, हस्तांतरित किया जा सके। और उसके बाद से वर्ल्ड हेरिटेज डे का कॉन्सेप्ट आया और 1982 में ये विधिवत सारी स्टेट पार्टीज की जो देश हैं वो इसको मनाने लगे। तो पहले ये कॉन्सेप्ट आया वर्ल्ड हेरिटेज डे का और ये विधिवत पूरे विश्व में 18 अप्रैल को मनाया जाता है। लेकिन भारत सरकार ने इस पे एक कदम आगे बढ़ते हुए 1997 अथवा 98 से विश्व धरोहर सप्ताह मनाने का प्रचलन शुरू किया जी। और संभवतः इसकी आवश्यकता थी, क्योंकि जो हमारे देश में धरोहरों को लेकर के जो चिंतन था वो जनता के लेवल पे बहुत जागरूकता वाली स्थिति नहीं थी। यानी कि लोग जानते नहीं थे कि हमारी धरोहर का महत्व क्या है जी। तो ये उसमें शुरुआत रही और जो ये हुआ कि ये इस दिन से क्यों, तो संभवतः इसके पीछे जो विचार था कि जो हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्मदिवस है 19 नवंबर को, और चूंकि उन्होंने विरासत के संरक्षण में बहुत बड़ा योगदान दिया था, कई एक्ट लाए थे जिसमें मूर्तियों का और जो कलाकृतियों के संरक्षण के लिए और उसके अवैध व्यापार को रोकने के लिए, तो उस उनके महत्व को दर्शाने के लिए उनके जन्मदिन से ये इस सप्ताह की शुरुआत की गई जी। और इसमें होता ये है कि हम नई पीढ़ी को जोड़ते हैं। हमारा जब भी हम वर्ल्ड हेरिटेज वीक या डे मनाते हैं तो उसमें हम स्कूली जो शाला में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको हम जोड़ते हैं जी। कॉलेज स्टूडेंट्स को जोड़ते हैं, उनको जागरूक करते हैं इसके विषय में कि हमारी हेरिटेज का महत्व क्या है और इसको क्यों संरक्षित किया जाना चाहिए। बिल्कुल, तो ये बातचीत आगे जारी रहेगी, लेकिन हमारे साथ एक सिंगर मौजूद हैं। आइए उनसे एक गीत सुन लेते हैं पहले। नमस्कार, मैं जो गीत आपको सुनाने जा रही हूँ वो हमारे मूर्धन्य कवि डॉक्टर गोपाल दास नीरज का लिखा हुआ है, जो मैंने ही इसको कंपोज करने की कोशिश की है और उनको रूबरू सुनाया भी था। तो लीजिए, मैं पेश कर रही हूँ। जब चले जाएंगे हम लौट के सावन की तरह, जब चले जाएंगे हम लौट के सावन की तरह, याद आएंगे प्रथम प्यार के चुंबन की तरह, जब चले जाएंगे हम लौट के
सावन की त्योहार। मेरे घर कोई खुशी आती तो कैसे आती, मेरे घर कोई खुशी आती तो कैसे आती, उम्र भर साथ रहा दर्द महाजन की तरह, जब चले जाएंगे हम लौट के सावन की तरह। क्या बात है। तो ये बहुत ही प्यारा गीत आपने प्रस्तुत किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को ये गीत अवश्य ही पसंद आया होगा। पर्यटन की बात कर रहे हैं, धरोहरों की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना आज के दिन हम डिंडोरी चले और देखते हैं कि उस स्थल पर क्या खास है। आज डिंडोरी अपने दर्जन भर से अधिक पर्यटन स्थल के साथ मध्य प्रदेश में घरेलू, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिए पहचान बना रहा है। इसकी शुरुआत हुई जामवंत गुफा से, जो प्रागैतिहासिक मानव की शरण स्थली है। डिंडोरी के मेहदवानी विकासखंड के अंतर्गत जंगल में स्थित इस गुफा के बारे में किंवदंती है कि महाभारत काल में जामवंत इसी गहरी गुफा में निवास करते थे और स्यंतक मणि के लिए उनका कृष्ण से युद्ध इसी गुफा में हुआ था। जहां उन्हें पता चला कि वे भगवान विष्णु ही हैं, तो उन्होंने कृष्ण को स्यंतक मणि तो भेंट की, साथ ही अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी कृष्ण के साथ कर दिया। हमारा अगला पड़ाव है कपिलधारा। अमरकंटक से मात्र 5 किलोमीटर पर यह नर्मदा नदी का पहला जलप्रपात है, जहां करीब 70 फीट की ऊंचाई से जल की धारा गिरती है। ऐसी मान्यता है कि नीचे खड़े होकर अपने सिर पर लेकर धारा के जल से स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जब मां नर्मदा रुष्ट होकर आगे बढ़ी तो कपिल मुनि ने उनका रास्ता रोका था, परंतु वे उस स्थान से छलांग लगाकर आगे बढ़ गई थी, इसीलिए उसे कपिल धारा कहते हैं। वाकई यहां आकर पर्यटक शारीरिक थकान तो मिटाते हैं, साथ ही उन्हें अविस्मरणीय आत्मीय शांति का अनुभव होता है। डिंडोरी से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नेवसा फॉल। यहां एक के बाद एक 3 प्राकृतिक प्रपात प्रकृति की सुंदर धरा को असंख्य रूपों में अभिव्यक्ति देते हैं। वर्षा एवं शीत ऋतु में यहां के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर पर्यटक स्तब्ध रह जाते हैं। जिला मुख्यालय से 73 किलोमीटर दूरी पर स्थित है कारोपानी अभयारण्य। डिंडोरी में दुर्लभ ब्लैक बग यानी कृष्ण मृग का प्राकृतिक आश्रय स्थल भी है। आज इन हिरणों के संरक्षण में शासन प्रशासन के साथ आम नागरिक भी अपना सहयोग दे रहे हैं। कारोपानी का ये वन क्षेत्र पूरी तरह से संरक्षित घोषित किया गया है। इस दुर्लभ प्रजाति के लिए इंसानी हस्तक्षेप पर भी पाबंदी लगाई गई है। हालांकि इन हिरणों के द्वारा फसल खराब होती है, लेकिन इन बातों का इन्हें कोई भी मलाल नहीं है। यहाँ के जंगलों में
स्वच्छंद रूप से विचरते हुए हिरण की अटखेलियां पर्यटकों को वन विहार का आमंत्रण देती है। क्या बात है। तो भाई ये देख के तो सच में आनंद आ गया, और प्राकृतिक चीज़ें जब हम देखते हैं, उन्हें निहारते हैं, तो हमारी जो परेशानियां हैं वो भी दूर हो जाती हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए तो थम ही जाती हैं। आइए, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। स्वागत है नंद स्वरूप जी, आपका क्या प्रश्न है? उत्तर प्रदेश से मैं जानना चाहता कि जंगलों में, गांव में कुछ ऐसे मंदिर बने हुए हैं, कुछ ऐसे टीला है, पता नहीं ये किसकी लीला है, तो उनके लिए क्या कौन सी योजनाएं हैं और क्या होना चाहिए उनके लिए? मिश्रा जी, आपके लिए सवाल है जी। जी नमस्कार। आपका जो प्रश्न है बहुत ही व्यापक महत्व का है। और देखिए, हमारा जो देश है वो उसकी जो सांस्कृतिक प्राचीनता है बहुत अधिक है, और बहुत सारी संस्कृतियां यहाँ पर अपना स्वरूप लेती रही हैं। और उसके फलस्वरूप ये हुआ है कि जहाँ भी आप जाएंगे कुछ न कुछ आपको अवशेष मिलेंगे, टीले मिलेंगे, मंदिर मिलेंगे। तो इसमें ये है कि सरकार का अपना एक सीमित दायरा है जिसमें वो इनका संरक्षण करती है। और उसके लिए व्यवस्था ये है कि जो केंद्रीय पुरातत्व विभाग है वो राष्ट्रीय महत्व के आधार पे टीलों का या मंदिरों का या और भी जो धरोहरें हैं उनका संरक्षण करता है जी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के पुरातत्व विभाग हैं वो भी इनका संरक्षण करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे टीले हैं, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो इन दोनों विभागों की सूची में नहीं आते हैं। तो उनके लिए व्यवस्था ये है कि जो ग्राम पंचायतें हैं या जिस भी दायरे में पड़ते हैं और जिस भी विभाग की वो संपत्ति होती है वो उसका संरक्षण करती है। तो यह है। इसके अतिरिक्त देखिए, सरकार के प्रयास मात्र से ही इनका संरक्षण नहीं किया जा सकता है, और इसमें जो जन भागीदारी है, जनता की जो जागरूकता है, वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो आपका प्रश्न इस मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप चूंकि एक सजग नागरिक हैं तो आप जैसे जो लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं, इसके महत्व को जानते हैं, इसको सहेजने में योगदान देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मिश्रा जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, और सभी का दायित्व है ये जो धरोहरें हैं इसे सहेज के रखना, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इसे देख सके, इनके बारे में जान सके। आइए अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, है कि क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये तो हम सभी को पता है कि कंप्यूटर में कुछ काम करता है, कैसे काम करता है, थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं साहू जी से। तो साहू जी, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? जी, जैसे कि हम ये विश्व धरोहर की बातें कर रहे हैं आज, है ना। तो विश्व धरोहर में एक्चुअली हम बात करें तो एक ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसी का पार्ट बन गई है। हम सभी आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या जिसे हम AI के नाम से जानते हैं, उसी से घिरे हुए हैं। बेसिकली हमारी सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रही हैं या उनको कहीं ना कहीं अपना पार्ट बनाए हुए हैं। बेसिकली 1950 से ये टर्म एक्चुअली जॉन मैकार्थ के थ्रू अस्तित्व में लाई गई थी, जो शुरुआत में काफ़ी यूज़ नहीं हुई, बट 1970 से इसको काफ़ी यूज़ करना दूसरे ने शुरू किया। जैसे 70 में जापान ने इसको अपने उसमें यूज़ करना शुरू किया, फिर इंग्लैंड ने अपने देश में इन चीज़ों को यूज़ किया। पहले बात करते हैं कि ये है क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जैसे हम शब्द देखें तो शब्द का सिंपल सा मतलब है कि ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता के हम बारे में बात कर रहे हैं। बेसिकली कृत्रिम बुद्धिमत्ता मीन्स मानव निर्मित बुद्धिमत्ता। अब बुद्धिमत्ता क्या होती है, बेसिकली हम जानते हैं जैसे कि हम जैसे हैं तो हम एक बुद्धिमान जीव की श्रेणी में आते हैं। बेसिकली मीन्स हम कुछ चीज़ों को देख के पहले डिसाइड करते हैं कि हमें करना क्या है, और फिर उस काम को हम करते हैं। बेसिकली जैसे सिंपल सा एग्जांपल दूँ आपको मैं, बारिश हो रही है तो हम देखेंगे कि अच्छा बारिश हो रही है, तो हम या तो छाता निकाल लेंगे या फिर हम कहीं जाके ऐसी जगह पे छुप जाएंगे जहाँ पे हम पानी से बच सके। बेसिकली तो हमने क्या किया, अपने दिमाग से एक आइडिया निकाला कि ये जो बारिश हो रही है इससे बचने का क्या तरीका है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। बेसिकली तो यही एक्चुअली हम सब चीज़ें मशीन में लेके आना चाहते हैं।
जैसे अब सिंपल सा एग्जांपल है कि ये जो कैमरा जिसमें मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है अभी, ये कैमरा एक मशीन है। अभी ये सिंपली इसका काम क्या है, ये हमने ऑन कर दिया, अब ये कैमरा बस जो भी सामने दिखेगा ये अपने चीज़ों को दिखाता रहेगा इसमें बस। बट लेकिन अगर ये स्मार्ट कैमरा होता या इसमें बुद्धिमत्ता होती तो ये कैमरा क्या करता है, जब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ बोल रहा हूँ तो ये कैमरा रिकॉर्डिंग करता, जैसे ही मैं रुक जाता ये कैमरा अपना रिकॉर्डिंग करना बंद कर देता। बट अभी ये बुद्धिमान कैमरा नहीं है, इसमें कृत्रिम इंटेलिजेंसी नहीं आई है अभी, या कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसमें नहीं आई है अभी, तो इसलिए अभी हम इसे AI इनेबल्ड कैमरा नहीं बोल पा रहे हैं। बट आजकल ऐसे कैमरे आने स्टार्ट हो गए हैं जिनका मूवीज़ रिकॉर्डिंग में या मूवी मेकिंग में यूज़ होना शुरू हो गया है, कि जो स्मार्ट कैमरे होते हैं या जो AI से निर्मित कैमरे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा स्मार्टफोन आजकल AI का यूज़ कर रहा है काफ़ी, उसमें कैमरे होते हैं मतलब इस टाइप के कि वो AI का फीचर यूज़ करते हैं, मतलब उन कैमरे के पास कृत्रिम बुद्धिमत्ता है बेसिकली, कि सामने क्या ऑब्जेक्ट आ रहा है वो उसके बेसिस पे कलरों का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, आपका जो फीचर्स है उन फीचर्स को वो किस तरीके से ज़्यादा व्यवस्थित करके आपके फेस को ज़्यादा अच्छे से दिखा सकता है कैमरा। तो ये सब चीज़ें बेसिकली कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पार्ट में आती हैं। बेसिकली ये जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है बेसिकली ये मशीन के साथ में यूज़ होती है, मशीन को इंटेलिजेंट बनाता है, मशीन को बुद्धिमत्ता देता है बेसिकली। बट हम किसी भी मशीन के बारे में बात करें तो सारी मशीनें कुछ स्पेसिफिक टास्क ही करती हैं। बेसिकली एक कंप्यूटर ही ऐसा एक मशीन है जो काफ़ी सारी टास्क कर सकता है बेसिकली। जैसे आप बोलो एक फ़ैन एक मशीन है, तो वो सिंपली एक ही काम करता है, हवा देता है आपको। आपने उसमें करंट पास किया, वो आपको राउंड होगा और आपको हवा दे देगा बेसिकली। ठीक है, या एक आपका CD प्लेयर है, तो आपने उसमें CD लगाया, पेन ड्राइव लगाया, वो उसका म्यूजिक प्ले करके आपको दे देगा, साउंड जनरेट कर देगा बेसिकली। कैमरा है वो आपको फोटो खींच के दे देगा। बट कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसमें कई सारे काम वो एक साथ कर सकता है और उसकी कोई लिमिट नहीं है कि वो क्या काम कर सके। आप कंप्यूटर को डिजिटल प्लेयर भी बना सकते हो, आप उससे फोटो एडिट भी कर सकते हो, आप उससे इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन भी लेके आ सकते हो, आप उसमें अपने ऑफिस की फाइल्स भी बना सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। तो हमने एक्चुअली जो प्लान ये किया है कि हम कंप्यूटर को क्यों ना हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसे दे दें बेसिकली। अगर हमारा कंप्यूटर बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण हो जाए तो आई थिंक हमारे सारे काम बहुत इजीली हो जाएंगे आई थिंक। तो ये बेसिकली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता बेसिकली। बिल्कुल, तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आया कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, लेकिन कैसे काम करता है, आगे इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, लेकिन क्या नुकसान भी है, ये बातें भी करेंगे। नीलिमा जी हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत ही खूबसूरत गीत हमें सुना रही हैं, तो आइए चलते हैं उनके पास और जानते हैं कि अगला गीत वो अपने पिटारे में से कौन सा निकालने वाली है और हम सभी को अपने आवाज़ की जो जादू है उसमें लेके जाने वाली है। जी, मैं अगली जो है गज़ल है जी, और ये जनाब फैज़ अहमद फैज़ ने लिखी हुई है। बहुत खूब। तो ये भी मेरा ही कंपोजिशन। क्या बात है। जी जी, आप सुनिएगा जरूर। राज़ी उल्फत छुपा के देख लिया, राज़ी उल्फत छुपा के देख लिया, दिल बहुत कुछ जला के देख लिया, राज़ी उल्फत छुपा के देख लिया। और क्या देखने को बाकी है, और क्या देखने को बाकी है, और क्या देखने को बाकी है, आपसे दिल लगा के देख लिया, आपसे दिल लगा के
बहुत कुछ जला के देख लिया, राज़े उल्फत छुपा के देख लिया। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत you. अच्छी कॉम्पोजिशन है आपकी। Thank you. और फैज़ अहमद फैज़ जी की जब बात करते हैं, अभी कुछ ही दिन पूर्व अगर आपको मालूम भी होगा तो उनकी जयंती मनाई गई है जी। और ये बेहद खास जो है रचना थी जिसका आज जिसको हमने सुना है। आइए अब वापस चलते हैं और जानते हैं जो विश्व धरोहर सप्ताह चल रहा है उसके बारे में कि इस वर्ष क्या थीम रखी गई है और उस थीम रखने का उद्देश्य क्या है। तो प्रदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी। जी, जो इस साल की थीम है वो है हेरिटेज एंड क्लाइमेट, जी यानी धरोहर एवं प्रकृति। जी और दोनों अपने अपने दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर प्रकृति बची रहेगी, अगर क्लाइमेट बचा रहेगा तो धरोहरें बची रहेंगी, हम सभी बचे रहेंगे। बिल्कुल। और अगर हम, ये तो एक हुआ, एक इसका दार्शनिक भाव हुआ, जी लेकिन अगर इसका प्रैक्टिकल हम भाव देखें तो देखिए जो भी धरोहर है या कोई भी संरचना है, हमारे मकान हैं, हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके ऊपर प्रकृति का और प्राकृतिक जो परिवर्तन हो रहे हैं उनका बहुत भयंकर दुष्प्रभाव पड़ता है। जी यानी अब अगर आप देखें कि टेम्परेचर बढ़ रहा है प्रतिवर्ष, तो उसका जो इफ़ेक्ट होगा बिल्ट हेरिटेज पे या जो बिल्डिंग सामग्री है उस पर पड़ता है। जो प्लास्टर होते हैं, जी जो पदार्थ उसमें प्रयोग होते हैं, उनकी केमिकल कंपोजिशन में फ़र्क पड़ता है और उनका क्षरण शुरू हो जाता है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर प्रकृति हमारी बची रहेगी तो धरोहर बचा रहेगा। वो इस मायने में कि उसका क्षरण तो खैर होगा ही, लेकिन क्षरण प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। एक तो ये हुआ। जी दूसरा ये हुआ कि जो प्राकृतिक परिवर्तन जो सीधे सीधे हो रहे हैं, जिनका हम जो दुष्प्रभाव बाढ़ के रूप में देख रहे हैं या सूखे के रूप में देख रहे हैं जी या भूस्खलन के रूप में देख रहे हैं, और जो धरोहरें उनके दायरे में आ जाती है, बाढ़ के दायरे में आ जा रही हैं या भूस्खलन के दायरे में आ जा रही हैं या सीधे सीधे टेम्परेचर के, तो उनका डायरेक्ट नुकसान हो रहा है। जो मैंने पहले बात की टेम्परेचर वगैरह के चेंज से, वो तो हुआ कि उसका इनडायरेक्ट प्रभाव, जी सर। लेकिन यहाँ पर तो सीधे प्रभावित हो रही है। तो जो अभी जो कॉन्सेप्ट है कि हम प्रकृति को बचाएं, प्रकृति का संरक्षण करें और साथ के साथ धरोहरों का संरक्षण करें, दोनों बची रहेंगी, दोनों मानवता के लिए बहुत आवश्यक है। बिल्कुल सही कहा आपने। यदि हम अपनी प्रकृति को बचा के रखेंगे, प्रकृति को बचा के रहेंगे, सहेज के रखेंगे, तो हम सभी के जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू निभा सकता है और साथ ही साथ हमारी धरोहरों को भी सहेजना हम सभी की जिम्मेदारी भी बनती है, हमारा दायित्व है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदीप साहू जी। स्वागत है प्रदीप साहू जी, आपका क्या प्रश्न है? जी मैडम, आवाज सुनाई दे रही है क्या? बिल्कुल, हमें आपकी आवाज मिल रही है, आप अपना प्रश्न पूछिए। जी प्रदीप जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। पैनल के सभी एक्सपर्ट्स को नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। मेरा प्रश्न डॉक्टर यतेश साहू से, जो प्रोफेसर हैं जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको बनाने वाला नेचुरल इंटेलिजेंस है, यानी ह्यूमन बीइंग जी। तो हाउ फार इट इज और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल इंटेलिजेंस, ये कैसे डिफरेंट है? और दूसरी बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लिमिटेशंस क्या है, ये बताइए। जी जी जी, बड़ा ही दिलचस्प प्रश्न है आपका, क्या कहेंगे साहू जी आप? जी नमस्कार, बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछा। एक्चुअली में जब भी एआई की बात होती है तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये चीज़ आई जाती है कि एआई की लिमिटेशंस क्या है और एक्चुअली एआई इंसानों जैसे ही काम कर रहा है तो ये इंसान से अलग कैसे हो गया बेसिकली। तो इसका एक हम इसी तरीके इसका जवाब देख सकते हैं कि देखिए, ह्यूमन और मशीन है तो दोनों एक ही चीज़, दोनों काम करती हैं अल्टीमेटली। ठीक है, हम एक ह्यूमन से भी वही काम करा सकते हैं, वो एक मशीन से भी काम करा सकते हैं, बट ह्यूमन और मशीन के काम करने में अंतर है। पहला अंतर हो जाता है कि मशीन को उसकी कोई वो नहीं होती कि वो ठंड में काम करेगा, गर्मी में काम करेगा, वो तो कैसी भी सिचुएशन में काम कर लेता है अल्टीमेटली। उसकी स्पीड एक काफ़ी ज़्यादा होती है जो हमें
हम सारे ह्यूमंस में उतनी नहीं होती, आई थिंक एवरेज देखें। हाँ, हो सकता है किसी एक ह्यूमन में मशीन के बराबर स्पीड हो, काम करने की दक्षता हो, बट हम जब सारे मनुष्य को देखें, पूरे मनुष्य प्रजाति को देखें, तो सभी मनुष्य मशीन के बराबर काम करने के इक्वल दक्षता नहीं रखते हैं बेसिकली। तो अगर हम मशीन से काम करवा रहे हैं तो मीन्स हमारा काम जल्दी होगा, और जो हमने मशीन में जो भी हमने गुणवत्ता उसमें रखी हुई है उसी गुणवत्ता का होगा। बट जैसे अगर कोई इंसान काम करता है तो कई बार पहली बार उसने काम किया उस काम को तो वो उसका अच्छे से हुआ, 100% उसमें गुणवत्ता आ गई। दूसरी बार उसी काम को फिर से रिपीट करेगा तो वो शायद उसका 60% उसमें गुणवत्ता रह गई उसमें। अगली बार हो सकता है 30% गुणवत्ता रह गई उसमें। तो ऐसी कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम अभी मनुष्य में एक्चुअली अपना खुद का बोध भी होता है, बुद्धिमत्ता भी होती है, तो वो कई बार उस सिस्टम में अपने बोध के अकॉर्डिंग भी चीज़ों को चेंज कर देता है एक्चुअली में। तो इसलिए मशीन को लाना भी एक हमारी मजबूरी है बेसिकली। जैसे हम भ्रष्टाचार देखें आजकल, तो ये डिजिटल क्यों हो रहा है सब चीज़ें, क्योंकि hमें कहीं ना कहीं दूसरे मुद्दों से भी जूझना पड़ रहा है एक्चुअली में, जो हम इंसानों के भरोसे नहीं कर पा रहे थे सॉल्व एक्चुअली में। सिंपल सा एक बैंकिंग का सिस्टम ही ले लीजिए। बैंकिंग में अगर हम कंप्यूटर के थ्रू ऑटोमेटिक जो एटीएम या मशीन के थ्रू हम अगर लेन देन कर रहे हैं तो वो काफ़ी आपके साफ सुथरे होते हैं। बट वहीं अगर हम कोई इंसान को बैठा देते हैं तो वहाँ आपको कोई ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा वहाँ पर उस चीज़ों का। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो ह्यूमन इंटेलिजेंस और कृत्रिम इंटेलिजेंस में डिफरेंस करती हैं बेसिकली। कृत्रिम इंटेलिजेंस जो इसको बताया गया वो वही करेगी बेसिकली, और ह्यूमन इंटेलिजेंस में वो अपने हिसाब से चीज़ों को रन टाइम पे चेंज भी कर देती है बेसिकली। जी जी। हाँ, अब जो कृत्रिम की बुद्धिमत्ता की जो लिमिटेशन है बेसिकली, हाँ ये ह्यूमन के थ्रू ही बनाया गया है, बट ह्यूमन ने इसमें इतने तरीकों से इसमें सिचुएशन से डील करने के लिए प्रोग्रामिंग कर रखी है कि वो लगभग सारी चीज़ों को डील कर सकता है मशीन भी। ऐसा हमने इसमें प्रोग्रामिंग कर रखी है। जी जी। अब इसके लिए कई घाटे हो सकते हैं, तो इसके लिए भी काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। सरकारें, विश्व की सरकारें, भारत सरकारें, इन सब चीज़ों पे अभी वर्तमान में चीज़ें मैनेज कर रही हैं कि क्या इसके मानक होंगे, क्या इसके मानव मूल्य होंगे, मशीन किस लेवल तक इंटेलिजेंट हो सकती है कि वो इंसान को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए बेसिकली, किस लेवल तक हम इसको अलाउ करें। ठीक है, जो मशीन बन रही हैं इसको जो बनाने वाले हैं उसमें हम सभी की भूमिकाएं बराबर लेवल पे करें। जैसे उसमें एक महिला और पुरुष वैज्ञानिकों का हम उसमें जो अनुपात है वो भी हम बराबर उसमें करें। जो हमारे अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको भी हम बराबरी से उसमें मौका दें कि जो इंटेलिजेंट मशीन बनाए जाएं उसमें उनका बराबरी से भागीदारी हो एक्चुअली में। तो ये सब मानक एक्चुअली डेवलप करे जा रहे हैं अभी वर्तमान में, विश्व के जो भी संगठन है उनके द्वारा भी और भारत सरकार के द्वारा भी। तो बेसिकली इसमें कई सारी चीज़ें हैं, बट ये आने वाली चीज़ है, आने वाली धरोहर है हमारी बेसिकली, तो हमें इस पे काम तो करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, हमें काम तो करना ही पड़ेगा और हमारा काम जो है आसान हो जाता है, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे काम को हमें कितना आसान बनाना है ताकि आगे चलकर ये चीज़ हमारे लिए किसी तरह की दिक्कत ना पैदा करने लगे। मैं आपसे जानना चाहूँगी साहू जी कि कई लोगों का ये कहना है कि हम फ्यूचर में बहुत कुछ ऐसा करने वाले हैं। पहले हम मोबाइल फ़ोन्स की बात करते थे तो लैंडलाइन फ़ोन चला करते थे, फिर कीपैड फ़ोन चालू हुए, फिर स्मार्टफोन्स आ गए हैं और आजकल तो वीडियो कॉल के ज़रिए हम बैठ के कहीं भी किसी भी व्यक्ति से बात कर लेते हैं। बिल्कुल। आजकल आने वाला ज़माना जो है वो ऐसा कहा जा रहा है कि हमें जो GPS नेटवर्क की बात की जाती है, एक जगह से दूसरी जगह बैठ के लोगों को टच करने की, फील करने की बात की जा रही थी, ये सारी चीज़ें भी आने लगी हैं। तो क्या ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत ही आती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सारी जो भी कंप्यूटर में जो भी आजकल विकास हो रहा है वो अल्टीमेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत ही आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई एक ही फील्ड नहीं है, इसमें कई सारी फील्ड है। जैसे मशीन लर्निंग हो जाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मींस आपकी चीज़ें इंटरनेट से कनेक्टेड रहेंगी और उससे कनेक्टेड वे में अपना काम करके इंटेलिजेंट तरीके से आउटपुट देंगी आपको। ठीक है, डेटा माइनिंग हो जाती है, डेटा वेयर हाउसिंग हो जाती है, इसमें बिग डेटा एनालिटिक्स हो जाता है आपका, इसमें 3D इमेज प्रिंटिंग हो जाती है, इसमें आपकी और भी जैसे सिक्योरिटी के लिए कुछ आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपकी आ जाती है। इसमें हम बोल सकते हैं कि वर्चुअल विजुअल्स हम जनरेट कर सकते हैं बेसिकली। मींस मैं जैसे यहाँ पे बैठा हुआ हूँ बट एक्चुअली में मैं यहाँ पे नहीं हूँगा, बट मेरी यहाँ पे इमेज ऐसी 3D में शो होगी कि कैमरे को लगेगा कि मैं एक्चुअली में यहाँ पे ही हूँ। मींस वर्चुअल विजन बेसिकली। तो ऐसी कई सारी चीज़ें एक्चुअली यहाँ पे डेवलप्ड हो रही हैं जो हमें आगे जाके आश्चर्यचकित करने वाली हैं।
बिल्कुल सही कहा आपने, हमें आश्चर्यचकित करने वाली हैं। इनफैक्ट एक वीडियो जो मैंने देखा था उसके बारे में आप सभी को बताना चाहूँगी कि आज हम देखते हैं कि कौन सा रास्ता जो है खाली है, उस रास्ते पे हम निकलना चाहते हैं और अपने जो भी स्थान है, गंतव्य स्थान, वहाँ पर समय से पहुँचना चाहते हैं। फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी भी आने वाली है कि हम देख सकते हैं कौन सा टावर वहाँ पे खड़ा हुआ है, कौन सा रेस्टोरेंट वहाँ पर मौजूद है, रेस्टोरेंट में यदि हमें जाना है तो रेस्टोरेंट में कौन कौन सी सीट्स खाली हैं वो भी हमें दिख जाएगा। तो बहुत कुछ आसान होने वाला है, लेकिन इसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे हम। लेकिन अभी जानते हैं प्रदीप मिश्रा जी से, और उनसे ये जानते हैं, हमेशा ही बात की जाती है हमारी विश्व धरोहरें हैं, कौन कौन सी हैं, वहाँ पे हम सब जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं और उसकी जो सुंदरता है उसे निहारना चाहते हैं। लेकिन हम वहाँ जाकर क्या करते हैं? क्या सिर्फ सुंदरता निहारते हैं? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी स्वयं की कलाकारी वहाँ पर छोड़ के आ जाते हैं। उससे जो है वहाँ धरोहर को भी नुकसान पहुँचता है और हमारी जो इमेज है उसको भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, इस तरह की स्थितियों में कितना परिवर्तन आया है? क्योंकि बहुत सारे प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं, तो क्या परिवर्तन आया है? क्या लोग अभी भी ऐसी चीज़ें करते हैं? और हमारा क्या दायित्व होना चाहिए जब हम किसी ऐसी धरोहर स्थल पर पहुँचते हैं तब? जी, ये एक बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हमारे सामने है कि शिक्षा, जी, तो आप देखेंगे कि जो लोग भी लिखते हैं दीवारों पे वो शिक्षित लोग होते हैं, उनकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है। और ये जो शिक्षा का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है कि वो जाकर के अपनी धरोहरों को नुकसान करते हैं। लेकिन इसमें बहुत कमी आई है। जो हम लोग पहले फेस करते थे कि बहुत सारी ग्रेफिटी मार्किंग होती थी, बहुत सारी लिखावट होती थी दीवारों पर, धरोहरों के उस पर, उसमें बहुत ड्रास्टिक कमी आई है। और उसका श्रेय मैं देना चाहूँगा जो हम लोग ये जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं, विभिन्न विभाग मिल करके, उसको मीडिया ने बहुत सारा रोल इसमें अदा किया है। बिल्कुल। और स्कूल चिल्ड्रन को तो खैर हम लोग जोड़ ही रहे हैं। इसमें कमी आई है, लेकिन अभी भी इस तरह की घटनाएं हम लोग देखते हैं और हमारे जो सजग कर्मचारी हैं इसको रोकने में तत्पर भी रहते हैं। और इसका जो दुष्परिणाम है वो ये है कि एक तो आप जो धरोहर है उससे छेड़छाड़ कर रहे हैं, एक कानूनी रूप से ही एक अपराध है। बिल्कुल। दूसरा एक सामाजिक अपराध भी है कि आप अपनी ही धरोहर को खराब कर रहे हैं। और तीसरा ये है कि जब आप उस चीज़ को खराब कर देते हैं तो जो खराबी उसमें उत्पन्न होती है वो तो होती ही है, उसके अलावा हमको उसको मिटाने में या उसको रिपेयर करने में संसाधन खर्च करने पड़ते हैं, समय खर्च करते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो ओरिजिनलिटी होती है या मूल स्वरूप किसी धरोहर का होता है, कुछ लोग इस लेवल पे चले जाते हैं कि मूल स्वरूप ही खराब हो जाता है। जी। इस तरीके के पेंट्स लगाते हैं, इस तरीके के मार्कर्स लगा देते हैं कि उसको छुड़ाने में वो धरोहर की एक परत चली जाती है। बिल्कुल। तो मेरी अपील होगी, जो लोग भी हमको सुन रहे हैं, आप किसी भी धरोहर स्थल पर जाएं, किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जाएं, तो इस तरीके के कार्य ना करें कि उसकी जो प्रॉपर्टी है उसका कोर डिस्टर्ब हो जाए या वो खराब हो जाए। स्वच्छता बनाए रखें, इन चीज़ों को करने से बचें। हमारी धरोहर बची रहेगी तो हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। स्वच्छता की भी आपने चर्चा की है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब भी हम किसी पर्यटन स्थल पर जाते हैं तो वहाँ पर हम ये सोच कर जाते हैं कि आज के दिन बहुत कुछ जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे, सीखेंगे और वहाँ से ज्ञान अर्जित करके लेके आएंगे। लेकिन खाना पीना भी साथ में चलता रहता है, बॉटल्स लेके जाते हैं, कुछ पैकेट्स लेके जाते हैं और सही जगह पर उसे छोड़ के नहीं आते बल्कि उसे फैला कर आ जाते हैं। इससे कितना नुकसान पहुंचता है? इससे बहुत अधिक नुकसान होता है। और देखिए, एक तो हमारे जो नियम हैं, खास करके जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के हैं, और उन्हीं नियमों को ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत हेर फेर से राज्य पुरातत्व विभागों ने भी स्वीकार किया है। जी। उसमें खाना मतलब खाने की जो प्रक्रिया है आप अंदर ले जा करके स्मारक में नहीं कर सकते हैं। जी। भोजन ग्रहण करने पर निषेध है वहाँ। तो एक तो ये हुआ कि आप पैक्ड फूड पदार्थ वहाँ ले जा करके खा नहीं सकते हैं। जी। लेकिन इसके अतिरिक्त क्या है कि आप चिप्स के पैकेट ले जा रहे हैं, बिस्किट्स ले जा रहे हैं, पानी की बोतल ले जा रहे हैं और उसके जो रैपर्स हैं उसको आप यत्र तत्र फेंक देते हैं। जी जी।
तो यह प्रवृत्ति काफ़ी हद तक रुकी है। बहुत सारे लोग जागरूक हुए हैं, बहुत कमी आई है इसमें, लेकिन अभी भी ये जारी है। तो हम लोग का जो इसमें प्रयास है कि हम लोगों ने अपने मॉन्यूमेंट्स को नो प्लास्टिक जोन के रूप में ट्रीट करना चालू किया है जी। यानी कि प्लास्टिक के कोई पदार्थ हम अब जाने नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। और यदि किंचित चले भी जाते हैं तो हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं या जो कर्मचारी हैं वो लोगों को आगाह करते रहते हैं कि साहब आप निर्धारित स्थान पर जो कचरा पेटी बनाई गई है वहाँ पर रखें। और बहुत परिवर्तन आया है। मैं ये कहूँगा कि जब से हम लोगों ने स्वच्छता कार्यक्रम चलाने चालू किए हैं, अभियान चलाने चालू किए हैं, मीडिया ने जैसे जैसे स्वच्छता के बारे में स्लोगन्स जारी करना चालू किया है, जो मनोस्थिति है जनता की उसमें परिवर्तन आया है। पहले लोग निर्बाध रूप से फेंक देते थे, अब लोगों में हिचक देखी जा रही है। जी। तो ये बहुत अच्छी बात है, सामाजिक रूप से परिवर्तन आ रहा है, जागरूकता आ रही है, तो हमारा काम बहुत आसान हो गया है अब। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति विशेष का दायित्व नहीं होता है स्वच्छता बनाए रखना, अपनी धरोहरों को सहेज के रखना, बल्कि एक पूरे समाज का दायित्व होता है। हर एक व्यक्ति का दायित्व होता है कि वो अपने आसपास की जगहों को स्वच्छ बनाकर रखे। जहाँ पर वो विजिट करने जा रहा है, घूमने जा रहा है, उस जगह को स्वच्छ बना के रखे। जब हम किसी जगह पहुँचते हैं और वो कितनी साफ सुंदर नज़र आती है तो हम क्या बोलते हैं, वाह कितनी सुंदर जगह है। यदि हम वहीं पे कचरा फैला देंगे तो हम क्या बोलेंगे कि अरे देखिए धरोहर तो बहुत खूबसूरत है लेकिन आज के आसपास कितनी गंदगी है। यदि हम ही ख्याल रखें कि हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी है, कोई व्यक्ति हमें ऐसा करते हुए नज़र आता है तो उसे टोकें, अगर अपना दायित्व निभाएं तो ये चीज़ें गंदी होंगी ही नहीं। और स्वच्छता जो है उसका ख्याल हमें हमेशा ही रखना चाहिए, धरोहरों में भी और अपने आसपास जहाँ से भी हम गुजर रहे हैं, अपने घर में, सब जगह पर। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और वापस चलते हैं नीलम जी के पास और उनसे सुनते हैं एक और गीत। तो नीलम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगली प्रस्तुति कौन सी है आपकी? हाँ जी, एक्चुअली मैं एक नया प्रोजेक्ट मेरा चल रहा है, तो उसमें डॉक्टर गोपाल दास नीरज की रचनाएं मैं गा रही हूँ। क्योंकि इसके पहले मैंने 2 प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं जो टी सीरीज से रिलीज़ हुए हैं जी। तो एक तो हमारे अजीम शायर जनाब गालिब साहब, तो उनकी एक 6 गज़लों का एक पहले ख़याल गालिब के नाम से ख़याल गालिब जी टी सीरीज़ ने लॉन्च किया है। जी जी जी। और इसके अलावा मैं माता के भजन भी मैंने, क्या बात है, 6 भजन वहाँ पे टी सीरीज़ से लॉन्च हुए हैं। जी जी जी। इसके अलावा मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, तो मैं कुछ कंपोजिशंस इसमें डालती रहती हूँ। जी जी जी। क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे कंपोजिशंस किए हैं। क्या बात है। और रिकॉर्डिंग अब जाके कर रही हूँ क्योंकि सारी लाइफ, क्योंकि इन्हें भी सहेज के रखना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ जी हाँ जी जी। बच्चों को तो बहुत सिखाए हुए हैं मैंने, उन्होंने बड़े कॉम्पिटिशन्स जीते हैं। जी जी। लता मंगेशकर वगैरह। लेकिन अब जाके आफ्टर रिटायरमेंट, मैं कॉलेज में थी जी जी जी। उसके बाद में मैं रिकॉर्डिंग शुरू की है क्योंकि तब वक्त नहीं मिलता था। बिल्कुल बिल्कुल। और फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। जी जी जी। अब हर शहर में है फैसिलिटीज़। जी जी। तो मैं अगला जो मेरा प्रोजेक्ट है डॉक्टर गोपाल दास नीरज जी का, जी, उसका एक गीत सुनाने जा रही हूँ। बिल्कुल। और ये बिल्कुल फोक उस पे आधारित मैंने बनाया है। क्या बात है। और इसको मैंने जब रूबरू उनको सुनाया था तो वो एकदम रो पड़े थे। तब उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि ये मेरा गीत इतना मार्मिक हो सकता है। क्या बात है। और लोकगीतों की बात ही निराली होती जी, है। जी जी जी। हाँ, तो ये लोकगीत आधारित थोड़ा सा धुन मैंने जी 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 कंपोज किया है। जी जी तो नहीं है। जी जी जी। इसके जो शब्द हैं वो बहुत सुंदर हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी जो गांव में वो कभी कभी फसल नहीं होती। जी जी। तो उससे क्या होता है कि गांव का आदमी शहर जाता है कि भाई वहाँ से कुछ कमा के लाऊं मैं। जी। और वो अपनी पत्नी को कहता है तो वो कहती है कि मैं सेर भर बाजरी में साल भर चला लूंगी। क्या बात है। लेकिन तुम मेरी आंखों से ओझल मत हो। क्या बात है। भावनाएं देखिए। ये भावना है कि मतलब पति के लिए तो यही
आपको सुनाने जाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो हमने देखा भी है कि अभी कोरोना कॉल के दौरान कितने लोगों ने बहुत कुछ सहा और इस तरह की परिस्थितियों से गुजरे भी हैं। जी जी। सिर भर बाजरी में साल भर खाऊंगी, सिर भर बाजरी में साल भर खाऊंगी, पिया मत जियो परदेस। पलगा के बजाए मैं, पलगा के बजाए मैं तो पलका बिछाऊंगी, पिया मत जियो परदेस। ओ पिया मत जियो परदेस। ओ पिया मत जियो परदेस। सोना नहीं चाहूं मैं, चांदी नहीं चाहूं मैं, चाहूं बस इतना बलम। सोना नहीं चाहूं मैं, चांदी नहीं चाहूं मैं, चाहूं बस इतना बलम। सावली तेरी दुनिया से जाऊं, बाहों में तेरी तोड़ू दम। ओ दिया के बजाए मैं हिया जलाऊंगी, पिया मत जियो परदेस। हाय राम, पिया मत जियो परदेस। ओ पिया मत जियो परदेस। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। देखिए you. भावनाएं कितनी महत्वपूर्ण होती हैं और यदि इतनी जी। अच्छी कॉम्पोजिशन में उसे पिरो दिया जाए, शब्दों को पिरो दिया जाए तो, और एक्सप्रेशंस भी हम देख रहे थे साथ साथ, आपके जो एक्सप्रेशंस आपके गायकी के साथ साथ नजर आ रहे थे बहुत खूबसूरत थे और हम सभी को बहुत आनंद भी आया। वो मैं रोक नहीं पाती अपने आप को, क्योंकि जी, मैंने जी। डांस में भी एमए किया है। क्या बात है, और क्या वोकल बात है। म्यूजिक में एमए किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और म्यूजिक में फिर मैंने पीएचडी भी किया है। क्या बात है, तो बहुत खूबसूरत, इसीलिए वो सारी चीजें आपकी गायकी में नजर भी आ रही है और वो उसमें आनंद भी आ ऑटोमेटिकली रहा है। आते हैं एक्सप्रेशंस। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो सच में हमें पूरे कार्यक्रम में आनंद आ रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है।
आइए अब जानते हैं, हमने ये तो जाना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए हम बहुत कुछ जानते हैं, सीखते हैं, हमारा काम आसान हो जाता है, लेकिन जैसा कि हम सभी ये भी सोच रहे हैं कि कई सारी मूवीज़ हमने देखी हैं अब, और ऐसा कभी कभी डर भी लगता है, और ऐसा लगता है ऐसा ना हो कि फ्यूचर में जाके ये सारी चीज़ें हम पर हावी हो जाए और हमें ही नुकसान पहुंचाने लगे। तो इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये भी मैं जानना चाहूँगी साहू जी आपसे। देखिए, कोई भी चीज़ आती है, कोई भी नया अनुसंधान होता है तो उसके हमें डर तो होता है बेसिकली। जैसे मैं बात करूँ आपसे कि हम शुरुआत में जब हमने आग इजाद की, तो आग के क्या कुछ घाटे नहीं है क्या? आज भी हैं आग के घाटे, बट हम जानते हैं कि हमको आग को यूज़ कैसे करना है। अग्नि आज भी इतनी प्रलयकारी है कि अगर वो अपने अस्तित्व रूप में आ जाए तो वो प्रलय मचा देगी, हम सभी नष्ट हो जाएंगे बेसिकली। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये भी बेसिकली एक ऐसी ही चीज़ है। हम इसे अगर यूज़ कर रहे हैं मशीनों में अप्लाई करके, तो ये हमारे लिए काफ़ी किफ़ायती है, हमारे लिए काफ़ी काम अच्छे करके दे रही है हमारे लिए। बट अगर ये गलत तरीके से उपयोग करी जाए, जैसे कि अग्नि अगर ये गलत तरीके से उपयोग करी जाती है तो वो एक प्रचंड रूप से विनाशकारी सिद्ध होती है। तो ऐसे यही सेम चीज़ AI की भी है। तो इसमें करना क्या है हमको कि हम जो भी AI के इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, हमें उनके बारे में पूर्ण जानकारी भी होनी चाहिए। जैसे अगर कोई गृहिणी अग्नि को यूज़ कर रही है रसोई में, तो उसे अग्नि की जानकारी होनी चाहिए कि अगर अग्नि किचन में फैल जाती है तो उसे कैसे रोकना है बेसिकली। तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें अपनी जो जानकारी है वो बढ़ानी है बेसिकली। अगर हम एक कोई स्मार्ट कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये स्मार्ट कैमरा एक्चुअली इसका कंट्रोल कैसे होता है, इसे हम डिसेबल कैसे कर सकते हैं, किन परिस्थितियों में हमें ये अनुभव में आएगा कि ये शायद कैमरा किसी दूसरे इंसान से हमारी चोरी छुप के फ़ोटो खींचने के लिए उपयोग में आने लगा है शायद ये। तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में जागरूक तो होना पड़ेगा बेसिकली। बट फिर से मैं बोलता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी हमको डर है बेसिकली, ये हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है या जो भी कुछ चीज़ें हैं, बट अगर हम इसे अच्छे से उपयोग करें तो कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम जितने चीज़ें अच्छी कर सकते हैं ना, उतना हम नॉर्मल नहीं कर पाएंगे। जैसे हम बोलें कि हमारी विश्व धरोहर बेसिकली, तो विश्व धरोहर में जो अभी हमारे साथी सर ने बोला कि हमें यहाँ पे सफाई में चीज़ें करनी है, उनकी मरम्मत में चीज़ें करनी है बेसिकली। अगर हम इसमें मशीनों का सहायता ले बेसिकली, तो ये हमारे काम काफ़ी आसानी से पूरे हो सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये कई सारी चीज़ें हैं। अभी मैं देख रहा हूँ, मतलब इंडस्ट्री में जैसे म्यूजिक कंपोजिशन है बेसिकली। ठीक है, म्यूजिक इंडस्ट्री भी AI के मशीन्स को यूज़ करने लगा है बेसिकली। कुछ ऐसी मशीन्स आ गई हैं जो रिदम्स को खुद से क्रिएट कर लेते हैं बेसिकली। और शायद वो ऐसे सिस्टम भी बन गए हैं कि हम, जैसे कोई सिंगर है, अगर वो कोई गाना गा रहा है तो मशीन उसमें आइडेंटिफाई कर सकता है कि इसमें और क्या क्या चीज़ें चेंज करके आप उस गाने को और अच्छे से बना सकते हो बेसिकली। तो ये वैसा ही चीज़ है कि कोई भी चीज़ आती है तो उसमें 10 चीज़ें अच्छी आती है तो 10 चीज़ें बुरी भी आती है। बट अगर हम सजग रहें तो जो भी उसके नुकसान है उनको हम रोक सकते हैं, वो हम पे हावी नहीं हो पाएंगे। बेसिक सी चीज़ है कि हम सब जानते हैं बेसिकली कि किसी भी इंसान को अगर पावर देते हैं हम बेसिकली, तो वो इंसान एक्चुअली कभी ना कभी उस पावर का दुरुपयोग करता है बेसिकली उस चीज़ का। तो ये तो सिंपल सी चीज़ है कि मशीन को अगर हम पावर देंगे, इंटेलिजेंस ही देंगे, तो कभी ना कभी आने वाले समय में वो शायद इसका दुरुपयोग करे। बट हमको अलर्ट रहना है कि कब ये मशीन उस पावर का दुरुपयोग करने लगी है तो हम उस पावर को कट कर दें बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे AI के एक्सपर्ट की काफ़ी रिक्वायरमेंट है। पूरा वर्ल्ड इस चीज़ में लगा हुआ है कि क्या हम इसके रूल्स बनाएं, किन रूल्स के अकॉर्डिंग, प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग ये AI मशीनों में फीड करी जाए, कौन से एरियो में कितने लेवल तक की AI फीड करी जाए ताकि ये मानव सभ्यता को नुकसान ना पहुंचा सके। बिल्कुल। तो ये तो आप ये आपने जो हमें बताया AI के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, लेकिन साथ ही साथ आपने ये कहा कि AI एक्सपर्ट्स की भी ज़रूरत है, यानी कि इस फील्ड में करियर की जो संभावना है वो भी बहुत सारी है। बिल्कुल। तो अगर किसी व्यक्ति को इस फील्ड में अपना करियर बनाना है तो उसे क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या राह होगी?
बेसिकली उसे जो भी अपनी मशीनें हैं बेसिकली जिनको एक अपार हम शक्ति प्रोवाइड कर रहे हैं वो कंप्यूटर मशीनें ही हैं बेसिकली। तो पहले तो आपको इस फील्ड में आने के लिए कंप्यूटर में बेसिकली अपना ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर आप इसमें मास्टर आपकी डिग्री करके रिसर्च फील्ड में आप इसमें आके जुड़ सकते हैं बेसिकली। तो हर फील्ड में आने का यही एक बेसिकली एक तरीका होता है, आप उसमें अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करें और ग्रेजुएशन के बाद आप इसमें जो भी इसके ऑर्गेनाइजेशन है जो एआई में काम कर रहे हैं आप उनसे जुड़ सकते हैं, ठीक है, और जो उनमें रिसर्च एक्टिविटीज़ हैं उनमें आप पार्टिसिपेट हो सकते हैं बेसिकली। बिल्कुल। तो रिसर्च अपने नॉलेज के बेसिस पे आप इसके एक्सपर्ट हो सकते हैं और आप सारी जो भी इसमें चीज़ें करंट में यूज़ हो रही हैं या आगे होने वाली हैं या क्या क्या इसमें डेवलपमेंट हो रहे हैं आप उन चीज़ों को जान सकते हैं बेसिकली। बिल्कुल। जाते जाते प्रदीप जी मैं आपसे जानना चाहूँगी आपका क्या संदेश है सभी के लिए आज के खास दिन पे? जी संदेश ये है कि आप सभी लोग कभी न कभी साल में 1 या 2 बार या 3 बार अपने आसपास की धरोहरों पर ज़रूर जाएं, भ्रमण करने जाएं, उनके महत्व को पढ़ें, उनके इतिहास को पढ़ें। और धरोहर से मतलब सिर्फ बिल्ट हेरिटेज से नहीं है, यानी कि किसी स्मारक से नहीं है, आपकी जो प्राकृतिक संपदा है, झील हैं, फव्वारे हैं, झरने हैं, वन हैं, वहाँ जाएं, उसके महत्व को जाने समझें, उसको किस तरीके से सहेजा जा सकता है, किस तरीके से उसका संरक्षण किया जा सकता है उसको जानें, उसको नुकसान न पहुंचाएं और जो एजेंसीज उसमें कार्यरत हैं उनका सहयोग करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज कार्यक्रम में हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। आज कार्यक्रम में आप तीनों ही एक्सपर्ट्स आए, नीलिमा जी आप, साहू जी आप और मिश्रा जी आप, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप समय निकाल कर आए और हमें और हमारे दर्शकों के साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा की। हमें उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा और जो चीज़ें हमने सीखी हैं उसे आप अपने जीवन में ज़रूर ही लागू करेंगे। इस कार्यक्रम को आज हम यहीं विराम देते हैं। हमें अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे जल्दी ही, तब के लिए नमस्कार के लिए।